तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, सनी। यश खड़ा हुआ, अपनी जेब से शर्त का कॉन्ट्रैक्ट निकाला, उसे मरोड़ा और सनी की तरफ फेंक दिया। सनी ने कागज का गोला पकड़कर सीधा किया, देखा कि वही कॉन्ट्रैक्ट है, और तुरंत उसे फाड़ दिया। तुम बिना धोखा दिए भी हार जाते। तुम्हें ये मानने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? अगर मानना मुश्किल है तो एक और गेम खेल लो। अगर हार गए तो मुझे डैडी कहना पड़ेगा। हिम्मत है ये शर्त लेने की? मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का इतना समय नहीं है। यश अब साफ तौर पर और खेलना नहीं चाहता था। उसका चेहरा उतर गया और वो हार मानते हुए अपने साथियों को लेकर चला गया। सनी आखिरकार सिर ऊंचा करके खड़ा हो पाया। दूसरी ओर करिन आराम से सोफे पर टिक गई, गेम से बाहर निकलकर अपने चैट ग्रुप ओल्ड ड्राइवर्स क्लब में गई और उंगलियां चलाते हुए एक बड़ा इनाम भेजा, गुड गेम, दिस इज फॉर यू। एरन का अवतार पॉपअप हुआ, तुमने हमें गेम में बुलाया और अब बस इनाम देकर टाल रहे हो। करिन ने जवाब दिया, तो फिर क्या चाहते हो तुम्हें? एरन ने एक शरारती इमोजी भेजा, फिर एक लैंडस्केप फोटो वाला प्रोफाइल और यूजर नेम सेजा दिखाई दिया। काफी समय हो गया आपको कंपनी आए, बॉस। हाँ, एरन ने हामी भरी। करिन ने कहा, मैं अगले कुछ दिनों में समय निकाल कर आऊंगी। अच्छे लड़के बने रहना, ओके। अपने साथियों को समझाकर करिन ने फोन रखा, उठी और बाहर निकल गई। करिन, रुकिए। सनी ने उसे रोका। करिन ठिठकी और बोली, और कुछ, मिस्टर सनी? सनी उठकर उसके पास आया और हल्की झेप और थोड़ी अनमनी नजरों से देखा। तुमने मेरी मदद क्यों की जबकि मैं पहले तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता था? करिन बोली, इसे पहले की मदद के बदले इनाम समझ लो। सनी ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। टच, तुम इतनी चालाक हो कि मेरे बिना भी कुछ नहीं कर पाते वो लोग। असल में तो तुम ही उन्हें सबक सिखा देती। आप तारीफ कर रहे हैं? करिन ने हल्की मुस्कान दबाई। उसने सनी की आंखों और होंठ के कोनों के चोट के निशान देखे, भौं उठाए और बोली, मुझे जिज्ञासा है, मिस्टर सनी, जब तुम्हें अपने ही इलाके में पीटा गया तो तुमने अपने बॉडीगार्ड्स को क्यों नहीं बुलाया? सनी का चेहरा जिद्दी हो गया। अगर बुलाता तो वो मेरे पापा और भाई को बता देते। मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले। चैप 121। करिन ने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रखा। परिवार के मामलों में अपना अहम किनारे रखो। खतरे के वक्त तुम्हारी सुरक्षा सबसे जरूरी है, सिर्फ अहम के लिए खुद को मत तकलीफ दो। सनी की आंखें झपकी और वह असहज होकर भौहें सिकुड़ने लगा। तुम्हें मुझे जीना सिखाने की जरूरत नहीं। करिन ने हाथ खींच लिया और लापरवाही से कंधे उचका दिए। ठीक है, समझ लो मैंने कुछ कहा ही नहीं। करिन को जाते देख सनी तुरंत उसके पीछे गया और अकड़कर बोला, सुनो करिन, आज तुमने मेरी मदद की और तुम अच्छी गेमर भी हो, तो मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। करिन रुकी और उसकी ओर देखी। तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? भूल गए कि मैंने तुम्हारी बहन के आदमी को उससे छीन लिया था? सनी ने थोड़ी ऊपर उठाई। भूलूंगा कैसे, लेकिन मुझे पता है कि तुम और जेरेमी असली मायनों में पति पत्नी नहीं हो। करिन ने भौहें उठाईं। तुमने देखा? सनी ने गंभीरता से कहा, देखने की जरूरत नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि जेरेमी न तो मेरी बहन को धोखा देगा और न ही तुम्हारे साथ सोएगा। करिन की आंखें सनकरी हो गईं। सच में? तो फिर तुम्हारी बहन ने उससे शादी क्यों नहीं की? अगर उसने की होती तो मेरा उनसे कोई लेना देना ही नहीं होता। सनी ने चिंतित होकर भौहें सिकोड़ लीं। दोनों के बीच पुरानी पीढ़ियों का टकराव आड़े आता है, लेकिन भविष्य में सब ठीक हो जाएगा। अब जब तुम और मैं दोस्त हैं, तो मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम बस एक टूल हो। जेरेमी ने तुमसे शादी अपने दादाजी की वजह से की है, इसलिए उससे कोई भावनाएं मत रखो, नहीं तो तुम खुद को चोट पहुंचाओगी। जेरेमी सिर्फ मेरी बहन से ही शादी करेगा। करिन जेरेमी के अपने प्रति रवैये को याद किए बिना नहीं रह पाई। 3 महीने के उनके समझौते के दौरान उसने साफ कर दिया था कि वह उसे सब कुछ दे सकता है, बस अपनी भावनाएं नहीं। यही साबित करता था कि उसकी दिलचस्पी सिर्फ सनी की बहन में थी। करिन का चेहरा गंभीर हो गया, फिर वो हल्की हंसी के साथ बोली, धन्यवाद
मुझे याद दिलाने के लिए, लेकिन मैं किसी बच्चे से दोस्ती करने में रुचि नहीं रखती। और धीरे धीरे चलती हुई वहां से चली गई। सनी इस बात से नाखुश था कि उसकी दोस्ती का प्रस्ताव क्रूरता से ठुकरा दिया गया, इसलिए उसने करिन का पीछा करते हुए नाराजगी में चिल्लाया, किसे बच्चा कह रहे हो, करिन? मैं बच्चा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। करिन ने उसकी परेशान करने वाली बातें नज़रअंदाज की और उसे पीछा करने दिया। वह धीरे धीरे चलती हुई बैंक्वेट हॉल में शर्लिन को ढूंढने लगी। थोड़ी देर खोजने के बाद भी शर्लिन नहीं मिली, तो वह फ्लोर टू सीलिंग खिड़की के पास बुनाई की झूला कुर्सी तक गई और थोड़ी देर के लिए वहीं बैठ गई। कुर्सी खिड़कियों की ओर थी, इसलिए उसने लूनर सेंचुरी मैनर का सबसे खूबसूरत दृश्य आराम से देखा। बाग में लगे हरे भरे गुलाब और सुंदर फव्वारा चांदनी में बेहद सुंदर लग रहे थे। जब उसने ऊपर देखा, तो पूर्णिमा का हल्का प्रकाश बाग के फूलों पर पड़ रहा था। ये जगह केवल धन की दृष्टि से आलीशान नहीं थी, बल्कि रोमांटिक कला और डिजाइन के माध्यम से बखूबी सजाई गई थी। यही वजह थी कि शहर के प्रसिद्ध परिवार यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम जैसे शादी समारोह आयोजित करने के लिए उत्सुक रहते थे। करिन को सामान्यतः बैंक्वेट में जाना पसंद नहीं था, लेकिन यहाँ उसे कुछ अलग और दिल को छू लेने वाला अनुभव हो रहा था। करिन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुन रही हो? सनी उसके पास लगातार बोल रहा था, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए इतना बड़ा दिल दिखा रहा हूँ। कृतघ्न मत बनो, तुम मुझे दोस्ती करने से इनकार कर रही हो, जैसे कि तुम मुझे नीचा समझती हो। और बातें जारी थीं। करिन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और आसमान में पूर्णिमा की ओर देखा। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, सनी, तुमने कहा था कि लूनर सेंचुरी मैनर का तुम्हारे परिवार में खास महत्व है। वो क्या खास बात है? हालांकि सनी की दोस्ती की पेशकश अभी स्वीकार नहीं हुई थी, लेकिन उसने गर्व से करिन को अपना दोस्त मान लिया था। दोस्त होने के नाते उसने बिना हिचकिचाए सवाल का जवाब दिया। ये हवेली मेरे पिताजी ने मेरी बहन के लिए बनाई थी। उसे जीवंत जगहें पसंद हैं, लेकिन आमतौर पर यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते और यह जगह खाली रहती है। इसलिए पिताजी ने फैसला किया कि यहाँ कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी जाए, ताकि जगह जीवंत रहे। लूना, यही मेरी बहन का नाम है। करिन ने सुस्त भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लूना, अच्छा नाम है। क्या वह जेरेमी की आंख का तारा है? सनी ने जवाब दिया, नहीं, मेरी दो बड़ी बहनें हैं। जेरेमी के साथ जो है, वह मेरी दूसरी बहन क्रेसेंशा है। मेरी बड़ी बहन लूना थी, लेकिन वह अब यहाँ नहीं है। लूनर सेंचुरी मैनर उसी की याद में बनाई गई थी। करिन ने भौहें उठाईं, अब नहीं है, मतलब वो चल बसी। सनी ने सिर हिलाया और हल्की उदासी के साथ कहा, मुझे नहीं पता, मैं उससे कभी नहीं मिला। परिवार के अन्य सदस्यों से सुना कि वह बहुत छोटी उम्र में खो गई थी, तो हाँ, शायद अब वह नहीं रही। करिन ने हल्का फुकारा, ये समझकर कि उसने संवेदनशील विषय छेड़ दिया। माफ करना, मुझे यह नहीं पूछना चाहिए था। सनी की भावनाएं जल्दी बदल गईं और उसका अकेलापन गायब हो गया। उसने उत्साह से कहा, कोई बात नहीं, आखिरकार तुम मेरी दोस्त हो। करिन बोल नहीं पाई, उसे याद नहीं था कि उसने अभी तक उसकी दोस्ती स्वीकार की हो। उसी समय फेलिक्स रोवेरस का नौकर जल्दी आया और राहत की सांस ली। साहब, आप यहाँ हैं, आखिरकार आपको ढूंढ लिया। सनी ने मुंह फुलाकर फेलिक्स की ओर देखा। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? जैसे ही फेलिक्स स्थिति समझाने वाला था, उसने सनी के चेहरे की चोट देखी। इसलिए उसने वह बात फिलहाल छोड़ दी और भय से कहा, साहब, आपको क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? सनी ने बिना किसी झिझक के अपने होंठ के कोने की चोट को रगड़ा। मैं ठीक हूँ, बस गलती से किसी चीज से टकरा गया। तो तुम मुझे फिर से क्या बताना चाहती थीं? फेलिक्स चिंतित होकर बोला, माम ने कहा है कि आपको घर ले जाऊं ताकि आप अपना होमवर्क कर सकें। उसने कहा कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम जल्दी आने वाला है और अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो आपको अनुशासित करने के लिए मिलिट्री कैंप भेजा जाएगा। सनी ने ये सुनकर भौहें तानी। करिन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो जल्दी घर जाओ।
तुम्हें होमवर्क करना है, वरना तुम्हारी मम्मा तुम्हारे छोटे छोटे नखरे सहन नहीं करेगी। सनी का चेहरा लाल हो गया। अभी अभी उसने अपने दोस्त के सामने पूरी तरह से शर्मिंदगी झेली थी। वह अकड़कर बोला, मजाक बंद करो। मैं बच्चा नहीं हूँ और मम्मा मुझे बहुत समय से डांटती नहीं। फेलिक्स ने करिन को थोड़ी हैरानी भरी नजरों से देखा और सोच में पड़ गया कि सनी उस मिसेस होल्डन के साथ क्यों था, जिसे सनी पहले नापसंद करता था। उसे ये भी आश्चर्य हुआ कि करिन उस दिन इतनी शार्प ड्रेस में थी। फिर भी उसने ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि सनी घायल था। सनी अस्पताल जाने से इनकार करे तो भी उसे तुरंत फैमिली डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी था। सनी के साथ कुछ भी हुआ तो पूरी जिम्मेदारी फेलिक्स पर आ सकती थी। फेलिक्स ने तुरंत सनी को खींचकर ले लिया। चलो साहब, अगर देर से लौटे तो आपके पापा भी आपको डांटेंगे, भले मम्मा ना करें। करिन हंसी रोक नहीं पाई और सनी अपना शांत चेहरा बनाए नहीं रख सका। गुस्से में उसने फेलिक्स को लात मारी और कहा, तुम बेवकूफ, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कभी डांट खाई है क्या? फेलिक्स दुखी होकर बोला, हाँ, लगता है मेरी याददाश्त कमजोर पड़ रही है। आप कभी डांट खाए ही नहीं। सनी बेहद नाराज हुआ, और मुझे खींचना बंद करो, मैं खुद चल सकता हूँ। करिन फेलिक्स के जबरदस्ती खींचकर ले जाने में सनी की बदकिस्मती का आनंद ले रही थी। करिन, शर्लिन की तेज आवाज गूंजी। करिन ने अपना सिर मोड़ा और देखा कि शर्लिन आक्रामक तरीके से उसकी ओर बढ़ रही थी, जैसे वह किसी ऋण की वसूली करने आई हो। तो तुम यहाँ पूरी समय थी। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन मुझे नहीं लगा कि तुम इतनी आलसी हो कि बस झूले पर बैठने आओ। करिन ने शांत रहकर कहा, मैंने भी तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन नहीं मिला, इसलिए मैं थक गई और सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं। शर्लिन ने नाखुश होकर उसे घूरा। अभी तुरंत उठो। करिन ने बिना कोई शोर मचाए उठ गई। शर्लिन ने झूला कुर्सी पर घमंड से बैठकर अकड़ते हुए कहा, जान लो कि मेरा गॉडफादर मुझे जल्द ही एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलवाने वाला है। तुम्हें हर समय मेरी सेवा में रहना होगा। गॉडफादर? करिन ने भौहें उठाईं। वह मध्यवयीन आदमी जो पहले उसके साथ हंसी खुशी बात कर रहा था। शर्लिन के बताए गॉडफादर का नाम यॉरन शेफील्ड था, जो एक प्रमुख फिल्म निर्देशक थे। वो इस बैंक्वेट में इस अवसर का उपयोग अपने नए फिल्म में निवेश जुटाने के लिए कर रहे थे, और उन्होंने शर्लिन को इनविटेशन लेटर दिया था। यॉरन ने ये भी कहा कि वह शर्लिन को कई बड़े निवेशकों से मिलवाएंगे। अगर उनमें से कोई उससे प्रभावित हुआ तो उसके भविष्य के अवसर बहुत बढ़ सकते थे। शर्लिन को ये सोचकर थोड़ा घबराहट हुई कि शायद उसे इन बड़े लोगों में से किसी से मिलना पड़े। इसलिए उसने अपना असिस्टेंट साथ लाने का फैसला किया ताकि उसे स्थिति का एहसास दिखे। खुशकिस्मती से उसे करिन की ओर से किसी ध्यान खींचने की चिंता नहीं थी, क्योंकि करिन के पहनावे से उसकी उपस्थिति छिपी हुई थी। तुमने मेरी बात सुनी। समय आने पर सतर्क रहना। सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हें उस वीआईपी के लिए भी चाय और पानी देना होगा। वो ऊपरी वर्ग के समाज में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। करिन ने सिर हिलाया। ठीक है, समझ गई, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप किससे मिलने जा रही हैं। व्यक्ति की पहचान जानने से मुझे तैयारी में मदद मिलेगी। शर्लिन ने गर्व से जवाब दिया, एक प्रथम श्रेणी के उच्च वर्गीय परिवार का व्यक्ति। वो है जेरेमी होल्डन, होल्डन्स का बड़ा बेटा। करिन का चेहरा उस नाम को सुनकर सिकुड़ गया। क्या मुझे तुम्हारे साथ वहां जाना ही पड़ेगा? क्या मैं ये छोड़ने का विकल्प नहीं चुन सकती? शर्लिन ने करिन के नाराज चेहरे को देखा और तेजी से चिल्लाई, समझ लो अपनी जगह करिन। तुम अब मेरी असिस्टेंट हो, इसलिए तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँ। तुम सिर्फ $1500 की सैलरी लेकर यह सोच नहीं सकती कि तुम चुन सकती हो कि कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं। करिन ने अपनी नाक के ऊपर की हड्डी को रगड़ा। ठीक है। जेरेमी से फिर मिलने का विचार उसके सिर में दर्द पैदा कर रहा था, लेकिन शर्लिन अभी उसे काम से छुट्टी देने का इरादा नहीं दिखा रही थी। मैं जाऊंगी। जेरेमी को जरूरी नहीं कि आज मैं जो कपड़े पहन रही हूँ उससे मैं दिखाई दूं। शर्लिन, वह मध्यवयीन आदमी
जो पहले दिखाई दिया था, धीरे धीरे आया और उसे बुलाया। वह कोई और नहीं बल्कि शर्लिन का कथित गॉडफादर था। शर्लिन, मिस्टर जेरमी और अन्य लोग ऊपर हैं। मैं तुम्हें उनसे मिलवा देता हूँ। शर्लिन खुशी खुशी झूले की कुर्सी से उठी। चलो, धन्यवाद, यॉरन। यॉरन ने मुस्कुराते हुए अपनी गॉड डॉटर को देखा, लेकिन वह मुस्कान गायब हो गई जब उसने देखा कि करिन उनका पीछा कर रही थी। ये कौन है, शर्लिन? और यह ऐसे क्यों कपड़े पहनकर आई है? शर्लिन ने करिन को तिरस्कार की दृष्टि से देखा, फिर आज्ञाकारी ढंग से समझाया, यह मेरी असिस्टेंट है। शिष्ट और सभ्य यॉरन ने करिन की ओर घृणा और तिरस्कार भरी नजरों से देखा। तुमने ऐसी असिस्टेंट क्यों रखी? उसकी फैशन समझदारी तुम्हारे पास हमेशा रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। अगली बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा कि एक ज्यादा ठीक प्रकार की असिस्टेंट रखो। शर्लिन ने सिर हिलाया। वो गांव में बड़ी हुई है और मैंने उसे इसलिए रखा क्योंकि उसे नौकरी ढूंढने में कठिनाई हो रही थी। ये सच में दुखद है। यॉरन भावुक हो गया और तुरंत उसकी तारीफ करने लगा। तुम सच में बहुत दयालु हो। शर्लिन ने शरारती मुस्कान के साथ यॉरन की बाजू पकड़ी। मेरी असिस्टेंट की चिंता मत करो, ठीक है? जल्दी से मुझे मिस्टर जेरमी से मिलवा दो। ठीक है, मैं अभी तुम्हें वहां ले जाता हूँ। करिन ने शर्लिन के नाटकीय प्रदर्शन को देखकर अपने आंखों में तिरस्कार भरा हाव भाव बनाया और उनका पीछा करते हुए चली गई। वे जीवंत बैंक्वेट क्षेत्र छोड़कर एक शांत और सुरुचिपूर्ण टी रूम में पहुंचे। 4 विशिष्ट पुरुष एक प्राचीन चाय की मेज के चारों ओर सुस्त अंदाज में बातचीत कर रहे थे, जबकि एक पेशेवर चाय बनाने वाला उनके लिए चाय बना रहा था। यॉरन ने शर्लिन को अंदर ले जाकर पुरुषों की ओर बढ़ा। उसने उन्हें झुककर नम्रता से प्रणाम किया और गर्मजोशी से अभिवादन किया। मिस्टर जेरमी, मिस्टर ज़ीक, मिस्टर जेरल्ड और मिस्टर जेसन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 4 महान परिवारों के बड़े बेटे यहाँ एक साथ बैठेंगे। ज़ीक ने प्राचीन पोसिलेन कप से चाय की चुस्की ली और सिर उठाकर उन्हें देखा। उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आहा, तुम हो यॉरन। इस बार कौन कौन से मास्टरपीस रिलीज करोगे? यॉरन ने हाथ मॉडेस्टली हिलाए और कहा, अभी तक नहीं। मैं एक नई फिल्म बनाने की योजना बना रहा हूँ, लेकिन अभी कास्ट तय नहीं हुई है। मुझे आशा है कि आप मुझे थोड़ा बेधड़क मानेंगे जब मैं पूछूं कि क्या आप में से कोई नई फिल्म में निवेश करना चाहता है। हालांकि उन्हें उद्योग में एक प्रमुख और अनुभवी कलाकार के रूप में सम्मानित किया गया था, यॉरन फिर भी सच्चे पूंजीपति ब्लू ब्लड्स के सामने झुकता रहा। आखिरकार उसे ये दिखाना था कि वह पर्याप्त नम्र है अगर वह अपनी फिल्मों में निवेश आकर्षित करना चाहता है। ज़ीक ने सभ्यतापूर्वक कहा, तुम बहुत नम्र हो। तुम्हारी पिछली फिल्मों ने 10 मिलियन से अधिक का बॉक्स ऑफिस राजस्व कमाया। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें निवेशक मिलने में कठिनाई क्यों हो सकती है। मेरी दृष्टि में तुम जानबूझकर यह निवेश अवसर हमारे लिए बचा रहे हो ताकि हम पैसा कमा सकें। सच कहें तो कई लोग उसकी फिल्मों में निवेश करना चाहते थे, लेकिन उन अमीर लोगों में से कई अपनी थोड़ी निवेश राशि के बहाने उसकी रचनाओं में हस्तक्षेप करना चाहते थे। वे उसके फैसलों में दखल देने की कोशिश करते और उसे अनावश्यक परेशानी में डालते। इसके विपरीत व्यापार जगत के सबसे अमीर युवा उदार थे और उनमें से अधिकांश का स्वभाव बहुत ही निश्चिंत था। वे आमतौर पर उसकी फिल्म की सामग्री में हस्तक्षेप नहीं करते और अगर उन्हें नुकसान होता भी है तो उसे परवाह नहीं थी। यॉरन ने जल्दी से सिर हिलाया और नम्रता दिखाते हुए कहा, मैं आप लोगों की तुलना में कभी नहीं हो सकता। फिल्म बनाने से जो थोड़ा पैसा मैं कमाता हूँ वह आपके चारों के सामने कुछ भी नहीं है। ज़ीक ने यॉरन के बगल में खड़ी महिला को देखा और अपनी आंखें सन करी। ये तुम्हारी नई लीड लड़की है, यॉरन। यॉरन ने मौका देखकर शर्लिन को सामने लाकर परिचय दिया। यह मेरी गॉडडॉटर शर्लिन है। वो एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी है और मेरी अगली फिल्म की लीड अभिनेत्री भी। ज़ीक ने मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ की। तुम्हारी नज़र अच्छी है, मिस्टर यॉरन। जो भी सुंदरियां तुम अपनी लीड अभिनेत्री चुनते हो, उनमें एक अद्वितीय आभा और असाधारण सुंदरता होती है। शर्लिन इतनी तारीफ पाकर बेहद खुश थी, लेकिन वह अंदर आते ही सिर नहीं उठाई थी,
इसलिए उसे यह पता नहीं था कि जिसने उसे तारीफ की वह आदमी कैसा दिखता है। पहले यॉरन ने उसे सलाह दी थी कि अगर वह मासूम और युवा दिखेगी तो उन नौजवानों के सामने अधिक पसंद की जाएगी। यॉरन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, शर्लिन, यह मिस्टर ज़िक कैलन है। इन्हें नमस्ते कहो। हेलो मिस्टर ज़िक। शर्लिन ने धीरे से सिर उठाया और शरारती मुस्कान दी। उसे एक बेहद हैंडसम नौजवान दिखाई दिया। उसका व्यक्तित्व थोड़ी सनक वाला, चेहरे की बनावट आकर्षक और पूरे व्यक्तित्व में एक डैशिंग आकर्षण था। उसकी सुंदरता किसी भी अभिनेता से कहीं अधिक थी जिसके साथ उसने पहले काम किया था। यॉरन ने अगली व्यक्ति से मिलवाना जारी रखा। शर्लिन, यह मिस्टर जेरल्ड लेमिंगटन है, लेमिंगटन ग्रुप के प्रेसिडेंट। हाय देयर मिस्टर जेरल्ड। जेरल्ड ने सिर हिलाया और चाय की चुस्की ली। यह आदमी है आज के बैंक्वेट का होस्ट, मिस्टर जेसन टॉलबट। हेलो मिस्टर जेसन। जेसन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जैसे ही यॉरन ने शर्लिन को इन पुरुषों से मिलवाया, उसने हर एक को देखते हुए आश्चर्य बढ़ता हुआ महसूस किया। हे भगवान, ये लोग सिर्फ अमीर और ताकतवर नहीं हैं, हर व्यक्ति पिछले व्यक्ति से भी ज्यादा हैंडसम है। आखिरकार यॉरन ने शर्लिन को जेरेमी के पास ले जाया, जो बीच में बैठा था। उसने थोड़ा अधिक औपचारिक अंदाज में पेश करते हुए कहा, यह मिस्टर जेरेमी है, होल्डन ग्रुप के प्रेसिडेंट। होल्डन ग्रुप वही कंपनी संभाल रही है जिसके लिए आपने अभी साइन किया है, इसलिए वह आपके सीधे वरिष्ठ हैं। हाय मिस्टर जेरेमी। शर्लिन अंततः उस व्यक्ति तक पहुंची जिसे वह सबसे ज्यादा मिलना चाहती थी। उत्साह से ऊपर देखते ही उसकी पुतली हिलने लगी और जो उसने देखा वह देखकर वह दंग रह गई। क्या यही वही जेरेमी है जिससे मैं लगभग शादी करने वाली थी? वह दिव्य है। उसमें एक ठंडा और घमंडी ऑरा था, करिश्माई व्यक्तित्व और इतने नाजुक चेहरे के फीचर्स जैसे पत्थर में तराशे गए हों। अगर वह पलकें नहीं झपकाता तो शर्लिन कभी नहीं मानती कि वह असली इंसान है। जेरेमी ने उन्हें देखते भी नहीं किया और जेरल्ड से बातचीत करते हुए इंडिफरेंट दिखा। यॉरन और शर्लिन थोड़े शर्मिंदा हो गए जब उन्हें ये ठंडा व्यवहार मिला। ज़ीक मुस्कुराए और बोले, कृपया बैठो और हमें अपनी नई फिल्म के थीम के बारे में सब बताओ। ओह बहुत धन्यवाद मिस्टर ज़ीक। यॉरन ने शर्लिन को अपने पास बैठने का इशारा किया और शर्लिन की छोटी असिस्टेंट आज्ञाकारी ढंग से उनके साथ चली गई। करिन पूरे समय सिर झुकाए रही, जैसे किसी राजा के सामने नौकरानी। वो खुद में ही रह रही थी, शायद इसलिए कि डर थी कि यदि वह इधर उधर देखेगी तो अपनी जगह से अधिक कदम बढ़ा देगी, लेकिन सच में वो उन पुरुषों द्वारा नोटिस किए जाने से डर रही थी। आखिरकार उसे केवल जेरेमी ही नहीं जानता था, वहां मौजूद अन्य पुरुषों ने भी उसे पहले देखा था। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे पहचान ले। यॉरन बैठ गया और अपनी नई फिल्म की अवधारणा प्रस्तुत करने लगा ताकि चारों प्रतिष्ठित कंपनी अध्यक्षों को निवेश के लिए आकर्षित कर सके। उधर शर्लिन उसके पास चुपचाप बैठी थी और जेरेमी को टकटकी लगाए देख रही थी। जितना वह उस हैंडसम आदमी को देखती, उतना ही उसके भीतर भावनाओं का सैलाब उमड़ता और उन भावनाओं ने उसे और भी ज्यादा पछतावे से भर दिया। कुछ समय पहले ही वो लगभग जेरेमी से शादी करने वाली थी। होल्डन्स द्वारा भेजी गई बारात उनके घर के दरवाजे तक पहुंच गई थी, लेकिन किसी वजह से शर्लिन उस मौके से चूक गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। होल्डन्स ने उसके परिवार को जो भारी भरकम दहेज दिया था, वह अब भी उसके घर में सुरक्षित रखा हुआ था। वह सोचती कि अगर गलती से उसकी शादी होल्डन्स परिवार में हो गई होती तो आज वह मिसेस होल्डन होती और जेरेमी के बगल में बैठकर सबकी नज़रों में सम्मान और ईर्ष्या का कारण बनती। इन्हीं ख्यालों में खोई शर्लिन ने गलती से अपनी चाय गिरा दी, जो उसके कपड़ों पर फैल गई। क्रैप! शर्लिन झटके से खड़ी हो गई और जल्दबाजी में उस हाई एंड इवनिंग गाउन को साफ करने लगी, जिसे उसने एक लग्जरी ब्रांड से उधार लिया था। तुम ठीक तो हो, शर्लिन? कहीं जल तो नहीं गई? यॉरन ने चिंता जताई। मैं ठीक हूँ, अपनी गलती से शर्मिंदा शर्लिन ने तुरंत अपनी असिस्टेंट से कहा, करिन, मेरे बैग से टिश्यू निकाल कर दो। ठीक है। करिन, जो अब तक शर्लिन का बैग पकड़े खड़ी थी,
ने बेहद धीमी आवाज में जवाब दिया और सिर झुकाकर टिश्यू ढूंढने लगी। आखिरकार जब उसे मिला तो उसने शर्लिन को पकड़ा दिया। वह बाहर से तो अपने काम में लग रही थी, लेकिन मन ही मन शर्लिन को कोस रही थी। यकीन नहीं होता कि शर्लिन ने सबके सामने मेरा नाम ले लिया। उम्मीद है मिस्टर ने नहीं सुना होगा। करिन को इस बात की थोड़ी राहत थी कि उसका नाम बहुत आम नहीं था और उसके कई स्पेलिंग वेरिएशंस मौजूद थे। उसे भरोसा था कि शायद किसी का खास ध्यान न गया हो, लेकिन शर्लिन अपने ड्रेस को लेकर इतनी परेशान थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि जैसे ही उसने करिन का नाम पुकारा, चारों आदमी एक साथ उसकी ओर देखने लगे। उनकी निगाहें सीधे उस असिस्टेंट पर टिक गईं, जिसने कमरे में आने के बाद से सिर झुकाए रखा था। जेरमी, क्या तुम्हें ये नाम जाना पहचाना नहीं लग रहा? ज़ीक ने मुस्कुराते हुए छेड़ा। उस लड़की की 2 चोटियां बंधी थीं और उसने एक साधारण कॉटन ड्रेस पहन रखी थी। जेरमी की कठोर और गहरी निगाहें इतनी तीव्र थीं कि मानो उसके शरीर को भेद डालें। करिन उस ठंडी निगाह को महसूस कर सकती थी, फिर भी उसने सिर झुकाए रखा और जेरमी की मौजूदगी को अनदेखा किया। वह नहीं चाहती थी कि और लोग उसके और जेरमी के रिश्ते के बारे में जानें, खासकर कारेफ्स। अगर उन्हें पता चल गया तो वह कभी चैन से नहीं रह पाएगी। शर्लिन ने आखिरकार अपना ड्रेस साफ कर लिया और सिर उठाया। जैसे ही वह अपनी लापरवाही के लिए माफी मांगने वाली थी, उसने देखा कि चारों आदमी करिन को घूर रहे थे। ये क्या हो रहा है? शर्लिन को थोड़ा खींच हुई। उसने करिन को गांव की सी दिखने वाली शक्ल सूरत में तैयार किया था, फिर भी सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। सच में, इस लड़की की नसों में चालाकी बहती है। कितनी खींचाने वाली है। शर्लिन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बीच में कहा, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप चारों मेरी असिस्टेंट को ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या उसकी ड्रेसिंग देखकर हंसी आ रही है? जेरमी ने अपनी ठंडी निगाहें शर्लिन की तरफ मोड़ी और आंखें थोड़ी सिकुड़कर पूछा, वो तुम्हारी असिस्टेंट है? हाँ, हाँ, वही है। शर्लिन ने मीठे स्वर में जवाब दिया, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हे भगवान, मिस्टर जेरमी ने मुझसे बात की। उसकी आवाज़ कितनी आकर्षक है और सुनने में कितनी प्यारी लगती है, लेकिन ये गुस्सा दिलाता है कि उसने मुझसे सिर्फ इसलिए बात की क्योंकि उसे करिन के बारे में पूछना था। शर्लिन का सकारात्मक जवाब सुनकर जेरमी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने करिन की ओर नाखुशी भरी नज़रों से देखा। ज़ीक ने अपनी कुर्सी घुमाई और उत्सुकता से अपने अच्छे दोस्त की ओर देखा। भले ही उसे पता न था कि इस जोड़े के बीच क्या चल रहा है, लेकिन वह अपने दोस्त की पत्नी को चिढ़ाने का मौका कभी नहीं छोड़ता। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान उभर आए और उसने पूछा, तो तुम्हें चाय बनाना आता है? करिन ने सिर हिलाया लेकिन ऊपर देखने से इनकार कर दिया। शर्लिन ने भौहें चढ़ाईं और काफी परेशान हो गई कि ये सभी हैंडसम उच्च वर्ग के पुरुष करिन पर ध्यान दे रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए बीच में कहा, मिस्टर ज़ीक, मेरी असिस्टेंट गांव से आई है और उसके कपड़ों से ही पता चलता है कि उसका कोई खास स्वाद नहीं है। वह खास चाय बनाने जैसी सांस्कृतिक चीज को समझ ही नहीं सकती। ज़ीक ने बेफिक्र मुस्कुराते हुए कहा, ये कोई फर्क नहीं डालता कि उसे आती है या नहीं। बस उसे हमारे लिए चाय बनाने दो। हमें पेशेवरों को चाय बनाते हुए देख देख कर बोर हो गया है, और ये देखने में तो और भी मज़ेदार होगा कि एक साधारण लड़की इसे बनाए। खैर, शर्लिन हैरान रह गई। करिन को सबसे भद्दे तरीके से तैयार किया गया था और उसका मेकअप भी डरावना था। इसमें ऐसा क्या आकर्षक था कि ये पुरुष लगातार उसकी ओर देख रहे थे? ज़ीक की इतनी विशिष्ट मांग के बाद शर्लिन अब मना नहीं कर सकती थी। उसे मुस्कुराते हुए करिन की ओर देखना पड़ा और फिर उसे गहरी नज़रों से देखकर कहा, अब खड़ी मत रहो। मिस्टर ज़ीक ने तुम्हारे लिए इतनी कृपा दिखाई है। जाओ और उनके लिए चाय बनाना सीखो। करिन के पास कोई विकल्प नहीं था। वह धीरे धीरे चाय बनाने वाले की जगह पर गई, जो सम्मानपूर्वक हट गया। करिन जानती थी कि ज़ीक ने जानबूझकर यह आदेश दिया था ताकि उसे मुश्किल में डाला जा सके, जो साबित करता था कि उन्होंने उसे पहचान लिया था। वह शांत रही, चाय मानक तरीके से बनाई और उपलब्ध उपकरणों से सहजता से एक पॉट तैयार किया।
फिर उसने 4 कप चाय भरे और उन्हें चाय की मेज पर बैठे चारों पुरुषों को परोसा। अंतिम कप जेरेमी को दिया गया, जो बीच में बैठा था। पूरे समय उसने सिर झुकाए रखा और किसी की ओर नहीं देखा। आखिरकार आंखों का संपर्क न होना बातचीत की जरूरत को भी खत्म कर देता था, और यह शर्लिन को ये जानने से रोक सकता था कि वे एक दूसरे को जानते हैं। जैसे ही वह जेरेमी को अंतिम कप देने ही वाली थी, आदमी के बड़े हाथ ने उसे बीच में रोक लिया। ऐसा लग रहा था कि वो उसका कप लेने के लिए हाथ उठा रहा है, लेकिन उसकी खुरदरी उंगलियां इतनी मजबूती से करिन की उंगलियों को दबा रही थीं कि दोनों ही छोटे कप के लिए लड़ रहे थे। करिन अपना हाथ कप से बिल्कुल भी हटा नहीं सकती थी। अपना चेहरा उठाओ। आदमी की आवाज़ असामान्य रूप से शांत थी, लेकिन फिर भी बहुत कठोर थी। करिन ने उसकी बात नहीं मानी और नाराज होकर उसके साथ अपनी पकड़ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। शर्लिन को ये पता चलना कि वे एक दूसरे को जानते हैं, करिन की सबसे आखिरी इच्छा थी। शर्लिन के स्वभाव को जानते हुए वह जरूर बुरा बर्ताव करती अगर उसे पता चलता कि करिन उन पुरुषों को जानती है। शर्लिन को जलन और सुरक्षा का भाव महसूस हुआ जब उसने देखा कि जेरेमी करिन को इस तरह घूर रहा है और उसका हाथ छू रहा है। हालात समझते हुए शर्लिन और अधिक नहीं सह सकी और संदेह से पूछ बैठी, मिस्टर जेरेमी, आप मेरी असिस्टेंट को इतनी तीव्र नज़रों से क्यों देख रहे हैं? क्या आप उसे जानते हैं? जेरेमी ने करिन की ओर देखा और जैसे कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले। बिल्कुल नहीं, करिन ने जेरेमी के जवाब देने से पहले ही कहा। मैं जैसे इंसान के लिए मिस्टर जेरेमी को जानना मुमकिन ही नहीं है। मैं उनके लायक ही नहीं हूँ। उसी समय उसने पूरी ताकत से अपना हाथ खींच लिया। दुर्भाग्य से उसने कप जरा ज्यादा जोर से खींच लिया और आधी चाय छलक गई। गर्म चाय गिरने से आदमी के हाथ की लाल हो गई। उफ़, करिन, तुम कर क्या रही हो? चाय परोसना इतना मुश्किल है क्या? शर्लिन चीख पड़ी। उसने करिन को धक्का दिया और जेरेमी के जलने की चिंता जताने दौड़ पड़ी। क्या आपको दर्द हुआ, मिस्टर जेरेमी? माफ़ कीजिए, मेरी असिस्टेंट बहुत बेवकूफ़ है। मैं उसे सबक सिखाऊंगी बाद में। जेरेमी ने ठंडेपन से अपना हाथ खींच लिया और शर्लिन को छूने भी नहीं दिया। उसने हाथ पर लगी बची हुई चाय को हल्के से झाड़ा, वेटर से मिला टिश्यू लिया और धीरे धीरे अपना हाथ पोंछने लगा। इस दौरान उसकी गंभीर नज़रें लगातार करिन पर टिकी रहीं। उसे जलन लगी, फिर भी उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। 2 सेकंड की चुप्पी के बाद उसने सोचे विचारे अंदाज में कहा, उसे सच में सबक सिखाने की ज़रूरत है। शर्लिन जेरेमी द्वारा अस्वीकार किए जाने से सन्न रह गई। खुद को कम शर्मिंदा दिखाने के लिए उसने तुरंत सिर घुमाकर डांट लगाई। करिन, खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? तुरंत घुटनों के बल बैठो और मिस्टर जेरेमी से माफ़ी मांगो। करिन ने बस झुककर कहा, माफ़ कीजिए, मिस्टर जेरेमी, मेरा इरादा नहीं था। जेरेमी ने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज किया। उसके ठंडे और हैंडसम चेहरे पर कोई भाव नहीं था, फिर भी उसकी निगाहें करिन की रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थीं। चाय की मेज पर बैठे बाकी तीनों पुरुष शांति से बैठे तमाशा देख रहे थे। वे अपनी चाय का स्वाद लेते हुए चुपचाप अपने अपने विचारों में डूबे थे। माहौल बोझिल हो गया था और यॉरन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जेरेमी ऐसा व्यक्ति था जिससे हर हाल में टकराव से बचना चाहिए, लेकिन हालात बहुत बिगड़ चुके थे। उसने भौहें सिकोड़कर शर्लिन को आंख मारी। शर्लिन तुरंत समझ गई और थोड़ी देर सोचकर उसने घृणा भरे इशारे से करिन की ओर हाथ लहराया। बस अब काफ़ी है। मिस्टर जेरेमी तुम जैसी गांव की लड़की से नाराज़ नहीं होंगे। चूंकि तुम इतनी अनाड़ी हो, मैं चाहती हूँ कि तुम अब यहाँ खड़ी मत रहो और टेबल से दूर हो जाओ। बाहर निकलो और अपनी मौजूदगी से मिस्टर जेरेमी का मूड खराब मत करो। जाहिर है, उसे करिन की रक्षा करने की कोई इच्छा नहीं थी, बल्कि वह चाहती थी कि करिन जेरेमी को नाराज़ करे और उससे कड़ी सज़ा पाए। लेकिन दुर्भाग्य से करिन उसकी असिस्टेंट थी और उसकी हर गलती का असर उस पर पड़ सकता था। अगर जेरेमी ने मन में कोई रंजिश रख ली तो उसकी छवि भी खराब हो जाएगी। इसलिए माहौल शांत रखना ही सबसे बेहतर उपाय था। इसके अलावा शर्लिन को करिन की मौजूदगी वैसे भी खटक रही थी।
इतनी भद्दी और बेसली के कपड़े पहनकर भी वह सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी और शर्लिन की चमक छीन लेती थी। जब शर्लिन ने उसे बाहर जाने को कहा तो करिन बेहद खुश हुई। उसने सिर हिलाया, तुरंत मुड़ी और वहां से चली गई। आखिरकार उसे इन सब से दूर होने का मौका मिल गया। वीआईपीएस के लिए बना चायखाना बहुत बड़ा था। जेरेमी और कुछ वेटरों के अलावा वहां कोई और मौजूद नहीं था। करिन ने दूर एक महोगनी सोफा देखा। वहां कोई नहीं बैठा था और वह जगह काफी शांत और सुकून भरी लग रही थी। वह वहां चली गई, सोफे पर बैठी और समय बिताने के लिए मोबाइल पर गेम खेलने लगी। जैसे ही वह व्यस्त थी, अचानक एक लंबा, आकर्षक हाथ उसकी ओर बढ़ा और उसे एक गिलास ऑरेंज जूस थमा दिया। करिन थोड़ी चौंकी और ऊपर देखा तो पाया कि जेसन उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसके हैंडसम और सेक्सी चेहरे पर हल्की शरारत भरी मुस्कान थी। इट्स बिन अ व्हाइल, करिन, आदमी ने कहा। करिन की पहली प्रतिक्रिया जेरेमी की ओर देखने की थी। तब उसने महसूस किया कि जेरेमी आराम से चाय की चुस्कियां ले रहा था और उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। उधर शर्लिन और यॉरन अब भी हंसते बोलते जेरेमी की तारीफ कर रहे थे। दोनों इतनी तालमेल से बातें कर रहे थे कि मानो वे एक दूसरे के वाक्य पूरे कर रहे हों। भले ही वे सोचते थे कि करिन तक उनकी बातें नहीं पहुंच रहीं, लेकिन हकीकत में करिन उन्हें बहुत साफ सुन सकती थी। करिन ने जेसन की ओर मुड़कर गंभीरता से सिर हिलाया, लेकिन उसके हाथ से दिया गया ऑरेंज जूस स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, धन्यवाद, लेकिन फिलहाल मेरा पीने का मन नहीं है। जेसन ने बिना किसी असहजता के मुस्कुराकर धीरे से ग्लास को करिन के सामने पड़े कॉफी टेबल पर रख दिया और उसके बगल में आकर बैठ गया। करिन ने जब महसूस किया कि जेसन उसके पास बैठ गया है, तो उसने हल्की नाराजगी के साथ उसे साइड से देखा और पूछा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ क्यों हैं? जेसन मुस्कुराया और बोला, कोई खास वजह नहीं। मुझे फिल्म निवेश में खास दिलचस्पी नहीं है, तो मैंने सोचा कि यहाँ कोई शांत जगह ढूंढ लूँ। ओह, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। करिन ने आंखें झुका ली और ऐसे मोबाइल गेम खेलने लगी जैसे आसपास कोई मौजूद ही न हो। जेसन चुप रह गया। हालांकि उसने पहले भी उसकी यह बेरुखी देखी थी, लेकिन जब वह इस तरह ठंडी प्रतिक्रिया देती तो उसे थोड़ी असहजता महसूस होती। वह एक ऐसा आदमी था जिसे हर कोई चाहता था, और बचपन से ही कभी किसी औरत ने उसे नज़रअंदाज नहीं किया था। इसलिए करिन का इस तरह ठंडा बर्ताव करना उसके लिए एक अलग ही अनुभव था। उसने हल्की दिलचस्पी से आंखें सिकुड़कर करिन की ओर देखा और सोचा, फिर पूछा, क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, या तुम और जेरेमी एक सामान्य जोड़े की तरह नहीं लगते? करिन गेम खेलते खेलते ठिठक गई और उसकी ओर देखते हुए बोली, तो बताइए, आपके हिसाब से सामान्य जोड़े की परिभाषा क्या है? जेसन की आंखों में और भी चमक आ गई। उसने सावधानी से जवाब दिया, कम से कम मुझे नहीं लगता कि कोई सामान्य जोड़ा इस तरह बर्ताव करता जैसा तुम दोनों कर रहे हो। तुम दोनों बिल्कुल अजनबी जैसे लग रहे हो, जैसे तुम में कोई अपनापन ही न हो। करिन ने होठों पर हल्की मुस्कान लाई। यही हमारा रिश्ता है। अविवाहित लोग जैसे आप कभी समझ ही नहीं सकते। ऐसा है क्या? जेसन के होठों की मुस्कान थोड़ी ठिठक गई, लेकिन उसमें छिपी सहजता और गरिमा अब भी झलक रही थी। फिर भी उसके सामने बैठी लड़की ने उसे चौंका दिया था। उसकी जुबान इतनी तेज थी कि जैसे ही वह बोलती, सामने वाला गूंगा हो जाता। अचानक करिन के मन में ख्याल आया और उसने थोड़ी से यॉरन की ओर इशारा किया। वैसे वो आदमी कौन है? क्या वह बहुत खास है? जेसन ने उसकी ओर देखा और हल्का सा सिर हिलाया। यॉरन इस देश का मशहूर निर्देशक है। अपनी क्षमता के मामले में वह बहुत घमंडी है, और उसकी हर फिल्म करोड़ों के निवेश से भव्य स्तर पर बनती है। फिर भी वह बेहद प्रतिभाशाली है। उसकी लगभग हर फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होती है। करिन ने फिर पूछा, तो क्या आप उसके निजी जीवन के बारे में कुछ जानते हैं? ज्यादा नहीं, बस इतना सुना है कि उसकी पत्नी और बच्चे विदेश में रहते हैं। अच्छा, मुझे बताने के लिए धन्यवाद। करिन ने सिर झुकाया और फिर से अपने गेम में खो गई। जहां तक शर्लिन के गॉडफादर का सवाल था, उसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी पर्याप्त थी।
बाकी की तहकीकात तो वह एरन से करवा सकती थी। ये यूं ही नहीं था कि शर्लिन जैसी साधारण प्रोफेशनल क्षमता वाली औरत यॉरन जैसे निर्देशक के करीब पहुंच गई, जो अपने काम के मामले में बहुत ऊंचे मानक रखता था। संभवतः लिलियना और शर्लिन ने नाम और दौलत हासिल करने के लिए कुछ गलत रास्ते अपनाए थे। जेसन ने गहरी सोच में चाय की चुस्की ली और कुछ देर चुप रहने के बाद करिन से पूछा, इतनी सम्मानित मिसेस होल्डन किसी सेलिब्रिटी की असिस्टेंट की नौकरी क्यों करेगी? क्या जेरेमी तुम्हें खर्च करने के लिए पैसे नहीं देता? करिन बिना ध्यान दिए गेम खेलते हुए लापरवाही से बोली, ये तो बस मेरा शौक है, पैसों की बात ही नहीं है। जेसन के आकर्षक चेहरे पर गंभीरता आ गई। मैं ये सवाल तुम्हारी फिक्र में पूछ रहा हूँ, करिन। अगर तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। शायद मैं मदद कर सकूं। हेल्प मी। जेसन हमेशा ऐसे ही बातें शुरू करता था, अगर दिक्कत हो तो मैं मदद कर सकता हूं। करिन ने भान उठाए और उसकी आंखों में शरारती चमक उभर आई। उसने गेम बंद किया, फोन साइड में रख दिया और गंभीरता से जेसन की तरफ देखते हुए कहा, अगर सच में मुझे परेशानी हुई तो क्या तुम मदद करोगे, जेसन द काइंड समैरिटन? बस यूं ही बातें मत करना। जेसन द काइंड समैरिटन। इस लंबे और अजीब से नाम से जेसन कुछ पल के लिए निरुत्तर हो गया। बिल्कुल, जब तक वो मेरी क्षमता में होगा, करिन ने आत्मविश्वास से कहा। ये तो जरूर तुम्हारी क्षमता में है। जेसन ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ क्या चाहिए? करिन हल्की मुस्कान के साथ बोली, क्या तुम्हें याद है उस दिन तुम्हारी गैलरी में मैंने नेली निम्फेया की 3 पेंटिंग्स देखी थीं? क्यों न तुम वो तीनों पेंटिंग्स मुझे बेच दो? जेसन के चेहरे की मुस्कान ठिठक गई। उसने तो सोचा था करिन को चिढ़ाएगा, पर अब तो वो ही उल्टा फंस गया। वो वाकई दिलचस्प है। जेसन हल्का हंसा और बोला, ये छोड़ो कि मैं बेचने को तैयार हूँ या नहीं। पहले ये बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि एक असिस्टेंट होते हुए भी तुम इतनी महंगी पेंटिंग्स खरीद पाओगी? करिन की आंखों में दृढ़ता थी। अगर तुम बेचने को तैयार हो तो मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगी। जेसन ने भान उठाए। कहाँ से लाओगी पैसे? अपने पति से मांगोगी? क्या तुम्हें भरोसा है कि वो देगा? और अगर देता भी है तो फिर तुम्हें किसी और की असिस्टेंट बनने की इजाज़त क्यों देगा? करिन समझ गई कि वो उसकी और जेरेमी की रिश्ते को परखने की कोशिश कर रहा है। वो ज़रूरत से ज़्यादा उत्सुक था। तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं कि पैसे कहाँ से आएंगे, करिन ने शांत स्वर में कहा। बस ये बताओ कि पेंटिंग बेचोगे या नहीं। वो बिकाऊ नहीं है, जेसन ने बिना झिझके जवाब दिया। करिन का चेहरा उतर गया और उसकी आंखों में निराशा साफ झलकने लगी। वो पेंटिंग्स उसकी माँ ने जवानी में बनाई थी और करिन उन्हें अपनी कलेक्शन में ज़रूर चाहती थी। लेकिन अगर वो बेचने को तैयार नहीं था तो उसके पास कोई चारा नहीं था। वो चोरी तो कर नहीं सकती थी। जेसन ने अचानक सहजता से कहा, लेकिन मैं तुम्हें वो मुफ्त में दे सकता हूँ। करिन पल भर के लिए खुश हुई, लेकिन तुरंत ही उसके मन में सतर्कता जाग उठी। शर्त क्या है? जेसन की आंखों में प्रशंसा की चमक थी और वो हंस पड़ा। करिन भोली भाली दिखती थी, लेकिन असल में तेज और समझदार थी। उसे कुछ मीठी बातों से फुसलाना आसान नहीं था। जेसन ने हाथ में पकड़े कप को हल्का सा हिलाया और मुस्कुराते हुए बोला, बहुत आसान है, बस मेरे साथ एक ड्रिंक कर लो और वो तीनों पेंटिंग्स तुम्हारी। कैसा लगा सौदा? उसकी मुस्कान के पीछे उसकी असली शरारती फितरत साफ झलक रही थी। करिन ने भौहें सिकोड़ ली। अभी नहीं, किसी और दिन, जेसन जानकार मुस्कान के साथ बोला। क्यों नहीं? क्या इसलिए क्योंकि तुम्हारा पति यहीं है? बिल्कुल, जेरेमी यहीं है, इसी वजह से। भले ही करिन और जेरेमी असली पति पत्नी न थे, लेकिन जेरेमी उसकी इज्जत आबरू की बहुत परवाह करता था और 3 महीनों के लिए उसने साफ कह रखा था कि वो किसी भी तरह की हरकत नहीं कर सकती जिससे लगे कि वो उसे धोखा दे रही है।